नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्सिस या फिर एक्लिप्सिस का सिद्धांत। एक्लिप्सिस जो वर्ड है इसका जो लिटरली मीनिंग है वो होता है ग्रहण लगना, है ना। जैसे आपने देखा होगा सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण होता है, तो उसकी जो प्रोसेस है सूर्य ग्रहण की, वो इस डॉक्ट्रिन की जो एक पूरी मेथड है काम करने का यहाँ पर, उससे काफ़ी मिलती जुलती है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल या अनुच्छेद 13 है वहाँ पर आपका इसको रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। पर हम इसको और स्पेसिफिकली कहें तो क्लॉज 1 जो है उससे ये ज़्यादा रिलेट करती है डॉक्ट्रिन। हालांकि इसमें कुछ और भी एरियाज़ हैं जो आर्टिकल 13 के उनको टच करती है, जो कि थोड़ा बहुत टेक्निकल है, उसको हम देखेंगे आगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्सिस का जनरली मतलब क्या है। तो यहाँ पर ये कहता है कि भाई कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, यानी कि इस संविधान के आने से पहले अगर कोई लॉ था जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था, ठीक है जी, वो क्या होता है, इनऑपरेटिव हो जाता है, यानी कि वो काम नहीं करता है। किस दिन से? जिस दिन से ये संविधान जो है लागू हो जाता है, यानी कि 26 जनवरी 1950। पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कही जाती है कि भाई वो जो लॉ था ना प्री कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जो था वो सिर्फ डोरमेंट हो जाता है, यानी कि सुप्त हो जाता है, सो जाता है। वो मरता नहीं है जब पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। और जैसे ही अगर उस फंडामेंटल राइट को हटा दिया जाएगा या उसको वीक कर दिया जाएगा या उसको कोई एक्सेप्शन बना दिया जाएगा, तो उस केस में वो फिर से रिवाइव हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इस सिद्धांत को प्रपाउंड करने की या इन्वेंट करने की, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने किया था भारत के। और यहाँ पर जो केस था जिसमें ये इन्वेंट किया गया था वो था भीखाजी नारायण धाकरस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955। तो चलिए भीखाजी नारायण दास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 के इस केस लॉ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहीं से ये डॉक्ट्रिन जो थी प्रपाउंड हुई थी। तो इस केस में दोस्तों एक सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट 1947 का एक एक्ट होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट को ये परमिट किया जाता है या ये ऑथराइज़ किया जाता है कि भाई वो लॉ बना सकती है जिसके ज़रिए कि जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, यानी जो ऑपरेटर होते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनको बाहर किया जा सकता है ट्रांसपोर्ट बिजनेस से। सीधी सी बात कहें तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी ट्रांसपोर्ट बना सकती है और प्राइवेट जो है उनको बाहर कर सकती है। ये ऑथराइज़ किया गया इस एक्ट में। अब ये जो एक्ट था 1947 का था और ये वैलिड था तब तक जब तक कि हमारा संविधान, जब भारत का जो संविधान है वो कम इनटू फोर्स नहीं हुआ, जब वो लागू नहीं हुआ। जैसे ही वो लागू हुआ तो उसका जो आर्टिकल 19 है उसके अंडर 19(1)(g और स्पेसिफिकली कहूँ तो उसके अंदर जो राइट है आपके पास कि भाई आप जो है प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, जो कोई भी इस तरीके का कारोबार कर सकते हैं, तो वहाँ पर तो फिर आपको इस चीज़ को इनकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो यहाँ पर अब ये जो कन्फ्लिक्ट कह लीजिए या ये जो एक तरह से प्रोविज़न आई जिसने कि जो इस सीपी बरार एक्ट की प्रोविज़न थी गवर्नमेंट की, उसको जो था एक तरह से ओवरशैडो कर दिया। नेक्स्ट जो इसमें डेवलपमेंट होती है वो भारतीय संविधान की प्रथम जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशनल 1951 की, उसके जरिए होती है, जिससे कि जो आर्टिकल 19 क्लॉज 6 जो होता है उसमें अमेंडमेंट कर दी जाती है। और इस अमेंडमेंट के जरिए जो गवर्नमेंट थी उसको ये ऑथराइज़ कर दिया जाता है कि भाई आप जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है उसमें मोनोपोली कर सकते हो, उसमें एकाधिकार अपना रख सकते हो। साधारण शब्दों में कहें तो गवर्नमेंट जो है वो अपना एकाधिकार जो है ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में इस्टेब्लिश कर सकती है अगर वो चाहे तो। और इसके जरिए वो क्या करती है कि प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको बाहर कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो अमेंडमेंट की गई है ना, ये उस एक्ट को, यानी कि जो 1947 का एक्ट था उसको फंडामेंटल राइट की वजह से जो पीछे छुप गया था वो और फंडामेंटल राइट आगे आ गए थे, उसको सामने लाने के लिए ये अमेंडमेंट की गई है। और अब ये जो एक्ट है वो सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन पर एप्लीकेबल होगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो लॉ था द सेड लॉ, यानी कि जो 1947 का ट्रांसपोर्ट का लॉ था वो जो था पीछे चला गया और फंडामेंटल राइट जो थे वो सामने आ गए। अब हमें फंडामेंटल राइट दिख रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट उससे सुप्रीम है। पर जैसे ही 19(6) क्लॉज में, यानी आर्टिकल 19 और क्लॉज 6 में अमेंडमेंट की गई, तो उससे क्या हुआ, एक एक्सेप्शन क्रिएट हो गई कि ट्रेड, प्रोफेशन या इस तरह की चीज़ें कैरी ऑन करने के लिए कि भाई गवर्नमेंट का राइट जो है वहाँ पर सुप्रीम होगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, फिर से ये जो लॉ था ये सामने आ गया। क्यों? क्योंकि एक्लिप्स जो था वो खत्म हो गया। और अगर ये अमेंडमेंट ना की जाती तो एक्लिप्स बना रहता, वो लॉ पीछे रहता और फंडामेंटल राइट आगे रहते। तो इसलिए कहा गया कि भाई ये जो लॉ है वो सर्वाइव करेगा। अब यहाँ पर देखिए जो लॉ था वो डोरमेंट था, यानी कि वो सोया हुआ था, सुप्त था।
पर उसकी एग्जिस्टेंस बनी हुई थी। अगर मान लीजिए हम ये कहते कि उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती, डेफिनेटली फिर से नया लॉ बनाना पड़ता, पर ऐसा नहीं था। फंडामेंटल राइट आए, लॉ पीछे चला गया, दिख हमें फंडामेंटल राइट थे, लॉ दिख नहीं रहा था, पर जैसे ही एक्सेप्शन में अमेंडमेंट की तो फिर हमारे क्या हुआ, वो लॉ जो था आगे आ गया और जो एक्लिप्स था फंडामेंटल राइट का वो समाप्त हो गया। तो इससे समझिए कि ये जो डॉक्ट्रिन है एक्लिप्स की, या हम कहें कि भाई जो सोलर एक्लिप्स होता है या ल्यूनर एक्लिप्स होता है उससे कैसे मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है वो इसी के अंदर कि भाई क्या ये जो डॉक्ट्रिन है एक्लिप्स की, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर भी एप्लीकेबल होती है, यानी कि वो लॉ जो संविधान बनने के बाद आए हैं एग्जिस्टेंस में। तो इसमें एक दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि भाई ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर एप्लीकेबल नहीं होती है। आगे है हमारे पास स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स 1974 का केस लो, जिसमें कि कहा गया कि भाई एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि आपके फंडामेंटल राइट की अवहेलना करता है, जैसे कि आर्टिकल 19 को, तो उसको कहा गया कि भाई ये जो है ये वैलिड हो सकता है, पर किन के लिए, उनके लिए जो कि भारत के सिटीजन नहीं हैं, यानी कि वो लोग जो इंडियन सिटीजन हैं उनके लिए नहीं, ये सिर्फ उनके लिए जो नॉन इंडियन है। अब ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि जो फंडामेंटल राइट है वो तो भारत के सिटीजन्स के लिए हैं, नॉन सिटीजन के लिए जनरली वो नहीं होते हैं, एक्सेप्शन हो सकती हैं। तो इसलिए जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है वो कहता है कि भाई आप ऐसा लॉ बना ही नहीं सकते जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो, अगर बनाते हो तो वो वाइड होगा। पर जहाँ तक बात करें नॉन सिटीजन की, तो आर्टिकल 19 जो है वो तो बिल्कुल ही उनको नहीं है, और ये जो केस है वो आर्टिकल 19 से ही रिलेटेड था। और इसमें जो कंपनी इन्वॉल्व थी, कंपनी आप जानते हैं कि नेचुरल पर्सन तो नहीं है, पर लीगल एंटिटी या लीगल पर्सन तो वो होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और केस लो है जिसे कि दुलारे लॉर्ड वर्सेस थर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर 1984 के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो डॉक्ट्रिन है ना ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर अप्लाई होती है, और ये जो सिटीजन या भारतीय नागरिक है उनके अगेंस्ट भी अप्लाई होती है। बट अगेन हमारे पास कुछ केस लो हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, राकेश विज वर्सेस रमिंदर पाल सिंह सेठी और के पुनुचा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें कि कोर्ट ने एक ऑबिटर ऑब्जर्वेशन यानी कि एक सजेशन ही कह लीजिए आप, इस तरह से रखी कि भाई जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है इसको पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में नहीं अप्लाई करना चाहिए, यानी कि वो कानून जो कि संविधान के लागू होने के बाद बने हैं उन पर इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है बनाई तो सुप्रीम कोर्ट ने ही, इसको अप्लाई भी किया, कभी सिटीजन पर, कभी नॉन सिटीजन पर, कभी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर, कभी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर। तो कुल मिला के देखें हम तो जुडिशरी खुद बहुत कन्फ्यूज़ है अपनी इस खुद की ईजाद की हुई डॉक्ट्रिन से, वो खुद इसको नहीं डिटरमाइन कर पा रही है कि इसको कब अप्लाई करना चाहिए, किस पे अप्लाई करना चाहिए। पर फिर भी ये सब जो केस लॉ था और इससे लेकर सिचुएशन जो थी आपके सामने रखी गई। धन्यवाद।